सुप्रभात बच्चों। आज क्लास 11 का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है ऑसिलेशन। इसके जो जो केसेस हैं, कई बार केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन में डायरेक्टली आए हुए हैं, तो उन केसेस को जरूर से पढ़िएगा। जितना जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इन केसेस को पढ़ेंगे आपके लिए ये उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और जितना रिवीजन पॉसिबल हो पाए उतने टाइम्स पढ़ें। एटलीस्ट क्लास 11 12 के कंसेप्ट को या वीडियोस को या आपने जो भी फॉर्मूला बुक बना रखा है उसको 10 to 15 टाइम्स जरूर पढ़ें। उससे कम अगर पढ़ेंगे तो आप भूलते चले जाएंगे और एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले आज हम का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑसिलेशन का पहला पार्ट, चलिए। तो हम सबसे पहले आते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो एक वैसा मोशन जो कि अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, इसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। जैसे कि सन का मोशन, प्लैनेट का मोशन है सन के अराउंड, या एक पत्थर को आप बांध के एक स्ट्रिंग में रोटेट करवा रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड घूमना। ठीक है, ये सभी केसेस हमारे पास पीरियोडिक मोशन के होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशंस को अगर हम लोग बात करें और वो अगर सेम पाथ के अलोंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन, अगर ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिख पाए तो ये कहलाता है हमारे पास हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब क्या है कि ये जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन भी होगा, किसी पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट होगा। ठीक है, अब इसमें जो मैग्नीट्यूड होंगे वो हमेशा कैसा रहने वाला है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है एसएचएम का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एसएचएम का मतलब एम्पलीट्यूड से बात था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट पे, एंड जो फोर्स लग रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा किधर रहेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन और फिक्स पॉइंट के तरफ ही रहने वाला है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के फॉर्म में या x के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग बोल देंगे एसएचएम। कुछ एक और बात यहाँ पर है जो शायद छूट गया है, उसको जरूर ध्यान देना कि अगर फोर्स इज इक्वल टू लिखा हो बेटा प्रोपोर्शनल टू x माइनस ए का पावर n, और अगर n की वैल्यू 1 है बेटा तो ये हमारे पास कैसा है, ये कहलाता है एसएचएम मोशन का के कैटेगरी में आता है। अगर n की वैल्यू इवन हो जाए, मतलब 2 4 6 हो जाए, इवन हो जाए, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के कैटेगरी में आता है। और अगर n की वैल्यू हमारे पास ऑड हो जाए, 3 5 7 हो जाए, तो ये ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इन फ्यूचर कई बार इसके सवाल अगर हो सके तो पूछे जा सकते, तो छोटा सा कंसेप्ट था, अपने को याद ही रह जाएगा। आइए फिर आते हैं एम्पलीट्यूड की बात करें बेटा। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, मान लीजिए एसएचएम हो रहा है पार्टिकल का, सपोज ये उसका मीन पोजीशन फिक्स पोजीशन है, वहां से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो इसने कवर करा था दैट इज एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, जब अपने मोशन को वो किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा था, मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ गया, फिर ये वापस आया, अभी ये सेम पोजीशन पे है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है, तो फिर ये इधर गया वापस इधर आया, तो ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद घूम रहा, ये अपने पोजीशन पे वापस आया है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, तो ये कहलाया उसके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड से। ठीक है, अच्छा, अब एसएचएम का मोशन लिखा जाए तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का फॉर्म लिखा जा सकता है। अगर सर्कल के फॉर्म में बात करें तो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो हमारा टी टाइम पे या टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इस पॉइंट पे था। ठीक है, अब ये पी पॉइंट पे पहुंचा है किसी टाइम के बाद, तो यहाँ पर जो एंगल इसने कवर करा होगा वो ओमेगा टी के बराबर होगा बेटा। अगर आपने इसका प्रोजेक्शन लिया तो प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं बेटा हम लोग, तो यहाँ से अगर आप प्रोजेक्शन देखो तो y एक्सिस पे ले रहे, तो अगर प्रोजेक्शन आपने y एक्सिस पे लिया और पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का फॉर्म। अगर मान लो x पे एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे होते
तो पार्टिकल का मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता? अगर t इज इक्वल टू 0 देखो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हाई पोजीशन या मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे था तो आप a cos ओमेगा t ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग y एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस की बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसका प्रोजेक्शन आपने लिया तो ये इस एक्सिस पे आया, y एक्सिस पे आया। जैसे जैसे टाइम जाएगा इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा, ऊपर जा रहा, फिर प्रोजेक्शन नीचे आएगा, फिर प्रोजेक्शन नीचे आएगा, नीचे आएगा। मतलब आप क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये जो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस है ये क्या कर रहा है, SHM मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड को आप लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड पहले तो हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब देख बेटा, कुछ बात को समझो कि अभी अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस। माइनस बता रहा कि एक्सेलरेशन और y अपोजिट डायरेक्शन है, तो ओमेगा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a बाई वाई भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड को आप 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इन बातों को करते हुए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जरा क्लीन कर लिया जाए। ठीक है, आइए और बातों को समझें। पहली बात, जो इसमें एक क्वेश्चन काफी कॉमन सा पूछ लिया जाता है कि बताइए बताइए कि t/2 या कितने टाइम के बाद ये हाफ SHM मोशन कंप्लीट कर रहा हो, या a/2 एम्पलीट्यूड पे कितने टाइम पे हो, एंगल कितना हो। तो जरा इस बात को समझे, हमें क्या बोला गया, y की वैल्यू a/2 कितने टाइम पे आएगा। तो y की जगह पर आप रख दीजिए a/2 इज इक्वल टू a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t इन टू टाइम। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, और a/2 साइन का कौन सा फंक्शन हो जाता है बेटा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास हो जाती है, a/2 पाई/6 रख सकते हैं। तो टाइम यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपके पास स्मॉल t की वैल्यू t/12। अच्छा, तो t/12 में पार्टिकल, अब देखो o पर यहाँ पर था, ओरिजिन पे था, उसके बाद इसने t/2 पे a/2 t/12 टाइम लेकर a/2 पे पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ है, जब यहाँ पे अगर जीरो है बेटा, ये टाइम ये टाइम 0 t है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सट्रीम या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये कितने हाफ टाइम पे आया होगा, और जो इसका आप बोल सकते हैं 90 डिग्री टाइम इसने कवर किया, 90 डिग्री एंगल कवर किया होगा t/4 पे। तो जीरो एम्पलीट्यूड से लेकर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड से लेकर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने टाइम में गया, t/4। जीरो एम्पलीट्यूड से लेकर t या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक कितने टाइम में पहुंचा, t/4। और a/2 पे पहुंचा था t/12 टाइम में। तो आप दोनों का अगर t/4 माइनस t/12 कर दें तो आपको दिख जाएगा a/2 से जो जाने में टाइम लिया है इसने, कितने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, वो है t/6। सिमिलरली वापस आने में भी t/6 लिया होगा, फिर वहां से वापस आने में a/2 से वापस आने में t/12, फिर 0 से लेकर माइनस a/2 जाने में t/12, माइनस a/2 से लेकर आप इधर जाने में t/6 एंड सो ऑन। तो देखो कुछ बात को समझो कि एंगल कितना था, कई बार सवाल में बोला जाता है दो पार्टिकल मीट करते हैं एक दूसरे को a/2 पे, एंड देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशंस आर अपोजिट। तो देखो अपोजिट मोशन के लिए पार्टिकल 1 लेट्स से यहाँ पर होना चाहिए, तभी इसका मोशन नीचे की तरफ होगा। पार्टिकल 2 यहाँ होना चाहिए, a/2 पे मीट किया यहाँ पर होना चाहिए। ये एंगल आपने अभी अभी निकाला था 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इस साइड भी 30 डिग्री है, तो बीच का एंगल कितना हो गया। तो यही पूछा जाता है कि बताइए फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। फेज डिफरेंस कितने के बराबर आ गया बेटा, 120 डिग्री के बराबर आ गया। ये भी पूछा जाता है टाइम डिफरेंस बता दीजिए, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया बेटा, t/6 प्लस t/6 मतलब t/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बातें देखो, इस पूरे ऑसिलेशन को हम लोगों ने कितने पार्ट में दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में दिया। तो बोलेगा 3/8 ऑसिलेशन कितने में हुआ है। तो 3/8 कहाँ पे हुआ था बेटा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और यहाँ से 3 पार्ट, 3 पार्ट। तो कितना टाइम लगा होगा, पहले आप 0 से a तक गए तो टाइम लगा t/4, तो टाइम लगा t/4, फिर t/4 से लेकर a/2 तक अगर आप गए हैं तो जो टाइम लगा है वो t/6। आप दोनों का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो SHM मोशन कर रहा, पहले सेकंड में स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से ही, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा फ्रॉम ए। अब जो कुछ बातों को समझो, जो SHM मोशन है बेटा वो रेस्ट पे कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और आई होप आपको याद हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रेस्ट पे होता है। तो जो नाम दिया ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये
x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t का फॉर्म बोला है, ठीक है। अच्छा, तो बोला कि अगले बात, उसके बाद क्या बोला, फर्स्ट सेकंड में a डिस्टेंस कवर करा है एंड नेक्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करा है उसने वो है, नेक्स्ट डिस्टेंस में भी a ही करा है। अच्छा, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस उसके बाद उसने करा है d। ओके, चलिए d है, यहाँ b लिखा है, मान लेते हैं फिर b होगा, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर करा है, अब देखो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू जो वैल्यू लेंगे t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, उसके बाद इसने जो डिस्टेंस कवर करा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो है a, बट जो x या y पोजीशन ले रहे हैं हम लोग कहाँ से, मीन पोजीशन से ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर रह गया, a माइनस a के बराबर, तो a माइनस a इज इक्वल टू a cos ओमेगा और टाइम की वैल्यू आपने 1 रख दी। फिर बोला है हमारे पास b डिस्टेंस ट्रैवल करा है अगले 1 सेकंड में, तो जो डिस्टेंस या फ्रॉम ओरिजिन रह गया वो हो गया a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 cos, ठीक है, 2 ओमेगा। अब इन दोनों में चाहे तो 2 cos 2 ओमेगा का फॉर्म आप लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई किया। इसके बाद आपसे एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम आया, तो cos ओमेगा को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, एस एच एम का एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका है। आइए फिर आते हैं हम लोग, अगर लीनियर एसएचएम में बात करें और एंगुलर एसएचएम में बात करें, तो लीनियर एसएचएम में अगर आप देखें तो f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x था हमारे पास, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर था, ठीक है। वहां से एक्सेलरेशन माइनस के बाई ओमेगा था, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के बराबर। m क्या है बेटा, हमारे पास इनर्शिया है, k है स्प्रिंग का फैक्टर। अगर टॉर्शनल एसएचएम ले लिया जाए तो m की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड k की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा c, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहीं पे अगर हम लोग देखें तो ओमेगा का एक फॉर्म अभी अभी निकाला था y बाई ए, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, a था एक्सेलरेशन। फिर आते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, तो ये एसएचएम मोशन है हमारे पास, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करा और कॉस और साइन का कन्वर्जन कर दिया, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। अगर आप इसे स्क्वायर कर दें तो आपको दिखेगा क्या, ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, और चलो देख ही लेते हैं, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो v के साथ अगर देखें वेलोसिटी वाले एक्सेस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a ओमेगा है। कब है, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम रहेगा कहाँ पर, मीन पोजीशन पे, वैल्यू क्या होगी, a ओमेगा के बराबर। और जो y एक्सिस है हमारे पास उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड, जो कि प्लस a रखा है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस हमें दिख जाएगा वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में 90 डिग्री का। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, तो वेलोसिटी वाले के एक्सप्रेशन को वापस से डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया। अगर इसका ग्राफ बताया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा, स्लोप इसका नेगेटिव होगा। फेज डिफरेंस अगर बात करें हम लोग, तो फेज डिफरेंस पोजीशन एंड एक्सेलरेशन के बीच में पाई का रहेगा, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में अगर बात करें तो 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करें और स्प्रिंग का मास कंसिडर कर लिया जाए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ ब्लॉक का मास प्लस स्प्रिंग का मास डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर k आ जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो बेटा, ये ना हमारे पास स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्यों पैरेलल है सर, ये सीरीज में तो दिख रहा, पैरेलल में है एक्चुअली, क्योंकि ब्लॉक का या स्प्रिंग का आप देखें तो एक एंड इसका ब्लॉक से कनेक्टेड और दूसरा एंड वॉल से कनेक्टेड है, तो ये कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल में के इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास, k1 प्लस k2, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, कुछ और बातें समझे बेटा, कि यहाँ पर m बाई के है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसका इंक्लिनेशन कुछ भी रखे तो टाइम पीरियड क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। पानी में डुबो दे सेम आने वाला है, मून पे ले जाए सेम आने वाला है, ठीक है। स्प्रिंग को अगर हम लोग आए, स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो तो के इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 इज इक्वल टू के इफेक्टिव। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो k1 प्लस k2।
आइए कुछ और बातें करते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करें हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा, और ओमेगा की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं बेटा, अभी अब तक आपको पता चल गया होगा कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाई एम है, तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। एनर्जी हमारे पास क्या होता है, यू प्लस के के बराबर, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द एसएचएम वो हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। कुछ बातों को जरा ध्यान दे बेटा, ये ग्राफ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास वो मिनिमम होगा। जब हम लोग ओरिजिन पे पहुंचेंगे तो ओरिजिन पे हमारे पास कौन सा मैक्सिमम होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। तो ओरिजिन का ग्राफ अगर आप देखें तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो ओरिजिन पे ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन पे आते हैं। ये केस क्वेश्चन भी है, कई बार काम आ जाता है कि अगर हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 दिया गया है, मास m से अटैच किया गया, उस टाइम पे टाइम पीरियड t दिया है। अनदर स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, सेम मास से अटैच किया गया, T2 दिया गया। अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में रख दिया जाए तो हमारे पास जो टाइम पीरियड बन रहा होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर हुआ होगा। कैसे हुआ होगा बेटा, कोई खास बात नहीं। जब आप स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग एंड टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन अगर देखें तो टी स्मार खान से आप याद रख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, याद रह जाएगा। अब के और एम का प्रोपोर्शनलिटी देख लीजिए, यहीं से काम बन जाएगा। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई के, इसी से आपका काम बनने वाला। इसी से जब आप सीरीज में जाएंगे तो के इफेक्टिव लिख दीजिए, पैरेलल में जाएंगे तो के इफेक्टिव लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आया जाए तो टाइम पीरियड हमारे पास बन जाएगा T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चलिए, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे पास अगला केस भी है। सेम था क्वेश्चन, बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज करी हैं और एक थर्ड केस भी लिया है। तो हमारे पास एसएचएम दिया हुआ है, टाइम पीरियड T1 दिया है, फोर्स F लग रहा था, पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था T2 टाइम पीरियड के साथ जब फोर्स F2 लग रहा था। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल व्हेन F1 एंड F2 प्रोड्यूसेस सेम डिस्प्लेसमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने F1 का एक्सप्रेशन लिख लिया, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया, F2 का एक्सप्रेशन लिख दिया, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया। अब पहला केस क्या है, जब दोनों F1 प्लस F2 सेम डायरेक्शन में लगने लगे तो F1 प्लस F2 लगा दिया। ये टी इफेक्टिव का एक्सप्रेशन आया, तो टी इफेक्टिव यहाँ पर निकाला। टी इफेक्टिव का जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास वो आया T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे फोर्सेस को बेटा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जब फाइनल टी एक्सप्रेशन निकाला तो उसके लिए जो टाइम पीरियड आया वो सेम रह गया, और टाइम की वैल्यू आई T1 इंटू T2 बाई T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर आए। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे माइनस तो होना चाहिए था, माइनस होगा बेटा, कुछ प्रिंटिंग एरर होना चाहिए, बट T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, माइनस होना चाहिए। केस 3 पे अगर हम लोग आ जाएं जहाँ पे फोर्सेस परपेंडिकुलर रख दिए जाएं, तो अगर क्योंकि फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं बेटा तो उनका रिजल्टेंट भी आप अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो वहाँ से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन अगर निकाला जाए तो आ जाएगा T1 का पावर 4 T2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई T1 का पावर 4 प्लस T2 का पावर 4 होल का पावर 1/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, तो वो हमारे पास है रिड्यूस मास का कंसेप्ट। तो रिड्यूस मास क्या होता है बेटा, हमारे पास अगर दो मासेस कनेक्टेड हैं एक स्प्रिंग से तो हमारे पास रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाना होता है। रिड्यूस मास क्या है, म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और बाकी आप लगा सकते हैं एक एक्सप्रेशन। फिर अगर हमारे पास दूसरा केस आता है कि एक डिस्क है हमारे पास या एक कर्वेचर है जिसमें एक डिस्क रोटेट कर रहा है, रोलिंग कर रहा है बेसिकली दिया जाए, और उसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताइए। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम अगर आप निकालना चाहें बेटा तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इसके लिए आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 2 पाई। अब लेंथ की जगह पर यहाँ पर देख लो बेटा, तो आप यहाँ से चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेंथ की जगह पर क्या है, कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई जी, और रोटेशन के क्योंकि ये रोलिंग हो रहा है तो यहाँ पे रोलिंग का फैक्टर बीटा आ जाएगा, बीटा की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप रोलिंग के केसेस में निकाल चुके होते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह आता है, इसको जरूर से याद रखना, जिसमें हमारे पास बोला जाएगा क्या,
कि एक डिस्क है या स्फेयर है जिसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और ये रोलिंग मोशन में है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताइए। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर एबव वाला जो केस है उसमें अगर बोल दिया जाए कि रोलिंग नहीं हो रहा, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो रोलिंग नहीं हो रहा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू एल इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, जो सिंपल पेंडुलम का केस होता है, और एल की जगह पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, 3 लोग गए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बट जी है तो जी इफेक्टिव है तो चीज़ें चेंज होगी। अगर लिफ्ट में रख दिया जाए तो लिफ्ट में जी इफेक्टिव अपवर्ड जाने में जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, डाउनवर्ड जाने में जी माइनस ए। अगर फ्री फॉल हो जाए तो जीरो हो जाएगा। पानी में रख दिया जाए इस पेंडुलम को तो उस टाइम में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। अभी अभी हम लोगों ने पानी वाला केस की बात कर ली। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो देखिए जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस क्यू ई बाई एम के बराबर हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया तो माइनस हो गया। अब अगर बात किया जाए वेरी लार्ज पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड इसको थोड़ा याद रखना बेटा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इन ब्रैकेट 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर के बराबर, 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर के बराबर। ठीक है, 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर के बराबर, इस बात को बार बार याद रखना। अब अगर हम लोग बात करें कि आर क्या है, तो आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर बहुत लार्ज पेंडुलम है बेटा तो हमारे पास किसके बराबर, एल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ये टाइम पीरियड आ गया। और सेम टाइम पीरियड किसके किसके लिए होता है जरा समझो बेटा, कि अर्थ कई बार क्वेश्चन दिया जाएगा और अर्थ के बीच में एक टनल डिग कर दिया जाएगा, तो बताया जाएगा कि बताइए और इसको कहाँ से फॉल करना है, समझें ये अर्थ सरफेस के इनसाइड ही रहे। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर से फॉल करने दे दिया जाए तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, आप ऑसिलेटरी भी बोल सकते हैं बट एसएचएम नहीं बोल सकते, लेकिन अर्थ सरफेस के अंदर है तो ये एसएचएम कर रहा होगा। अब टनल को ऐसे डिग करें या ऐसे डिग करें, सभी केस के लिए आंसर सेम रहता है। और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी के बराबर, जिसका ड्यूरेशन देखें तो 84.6 मिनट के बराबर होता है। एक और केस बोला जाता है कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम की वैल्यू आर के बराबर कर दी जाए तो टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 आर बाई जी के बराबर, 2 आर बाई जी के बराबर। फिर आता है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड के बराबर है, तो यहाँ से काम हो सकता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अगला अब अगले केसेस पे आ जाए हमारे पास। तो नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, दो थ्रेड है हमारे पास, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, और दोनों एसएचएम करना स्टार्ट करते हैं सेम फेज में। तो कितने टाइम विथ मिनिमम टाइम। अब जब शॉर्ट पेंडुलम एक एसएचएम कंप्लीट कर रहा है या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा, ठीक है, when short pendulum complete one more oscillation compared to long pendulum after starting. If long pendulum complete an oscillation to come in the same phase, then short pendulum will take n plus 1 oscillation. कुछ खास बात नहीं बेटा, मान लो हमारे पास दो पेंडुलम है तो दोनों पेंडुलम में अगर एसएचएम लगा रहा है तो क्या बोला गया कि अगर एक लॉन्ग पेंडुलम का एसएचएम दिया जाए एक शॉर्ट पेंडुलम का, तो लॉन्ग पेंडुलम जो ले रहा अगर वो n टाइम ले रहा, n रेवोल्यूशन ले रहा या n ऑसिलेशन ले रहा, तो ये n प्लस 1 ऑसिलेशन ले रहा, बस यही बोल रहा। दोनों सेम फेज में आ गए तो टाइम दोनों ने सेम लगाया होगा, तो टाइम इज इक्वल टू n इंटू टाइम पीरियड बाई लॉन्ग, n प्लस 1 टाइम पीरियड बाई शॉर्ट। ठीक है, तो आप टाइम पीरियड बाई लॉन्ग पेंडुलम लिख लिया, टाइम पीरियड बाई यहाँ पे शॉर्ट पेंडुलम का फॉर्मूला लिख लिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि n इंटू लेंथ ऑफ द लॉन्ग पेंडुलम इज इक्वल टू n प्लस 1 लेंथ ऑफ द शॉर्ट पेंडुलम। अब यहाँ पर आपको लेंथ दिए होते हैं, आपसे पूछ लिया था बताइए कितने ऑसिलेशन ऑफ लॉन्ग पेंडुलम, ये आ जाएगा, या पूछा जाएगा आपसे कितने एसएचएम ऑफ शॉर्ट पेंडुलम, दोनों सेम फेज में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए होल डिग करने वाला पार्ट अभी हम लोग कर ही चुके हैं कि अगर डायमीटर के अलोंग होल डिग कर दिया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इसके बराबर हो जाएगा। अब जी को आप ना बेटा चेंज कर सकते हैं, तो जी की वैल्यू अगर आप चाहें तो जो कि होती है हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, अब ये बातें तो आप पहले भी कर चुके होंगे, फिर भी लिख ही देते हैं। 4/3 लिख सकते हैं आप मास को, डेंसिटी लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई किया जाए तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई जी इंटू डी के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस हमारे पास बोला जाता है कि एक पेंडुलम है और वो एक कार में रखा हुआ है और वो कार एक इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है,
जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो बताइए टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे L बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। एक्चुअली में होता है क्या है बेटा, जी इफेक्टिव को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं स्यूडो फोर्स वगैरह लगाकर तो वो जी कॉस थीटा के बराबर। छोटा सा हिंट दे देता हूँ बेटा, जी की वैल्यू नीचे लग रही होती है और नीचे इस डायरेक्शन में आ जाता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा स्यूडो के कारण, तो यहाँ पे एंगल 90 प्लस थीटा हो जाता है। फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो जी कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग फिजिकल पेंडुलम में, तो फिजिकल पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड लिखा जाए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी डी के बराबर हो जाएगा। एम जी डी के बराबर, डी क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इसमें बहुत सारे केस निकल सकते हैं कि एक रॉड है यहाँ पर रख दिया गया, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, एसएचएम का, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। डी की वैल्यू क्या उतना एल बाई 2 हो सकता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 अलग अलग स्प्रिंग मास सिस्टम के कनेक्टेड केसेस हैं, तो प्लीज़ ये केसेस ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन सारे केसेस में से कोई ना कोई केस आपके एग्जाम में होगा। तो जितनी बार सुनेंगे आप उतना फास्ट आपका रिस्पॉन्स होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट केस में, तो स्प्रिंग और मास बेसिकली देखा जाए डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर हो गया। अगर हमारे पास जो स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग है वो कनेक्टेड हो किससे, पुली से कनेक्टेड हो, पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास के इफेक्टिव चेंज हो जाता है, के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है के बाई 4 के बराबर। तो जैसे ही आपने के इफेक्टिव की वैल्यू के बाई 4 रखा तो आपका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया। दूसरा केस, अगर मास हमारे पास कनेक्टेड है, तो मास कनेक्टेड है बेटा, तो स्प्रिंग का जो के इफेक्टिव है हमारे पास वो 4 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला केस आता है हमारे पास, और अगला केस क्या है कि एक सिलेंडर रख दिया हम लोगों ने। जो सिलेंडर है उसको आपने पहले वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, अब आपने क्या करा, उसको पुश कर दिया है नीचे एक्स से। जैसे ही आपने एक्स से पुश किया तो ये डोमिनेट कर जाएगा कौन सा, थ्रस्ट फोर्स, उसके बाद ये एसएचएम कर रहा होगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हमारे पास वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो नॉट इंटू एल बाई रो इंटू जी। अब वहाँ पर रो नॉट किसका डेंसिटी है बेटा, वो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी, और लिक्विड का डेंसिटी रो है। तो याद रखना 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो नॉट इंटू एल बाई रो इंटू जी के बराबर। उसके बाद आते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है बेटा, जरा समझो इस बात को। तो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्मल एसएचएम है, जिसको आप छोड़ देंगे तो धीरे 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 बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल एसएचएम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो लिखते थे m इंटू एक्सेलरेशन प्लस यहाँ पे आ जाएगा b इंटू वी प्लस के इंटू एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और उसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी प्लस फाइव के बराबर। जो एम्पलीट्यूड है बेटा अब वो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड जो भी था a नॉट e का पावर माइनस गामा इंटू टी। गामा की वैल्यू क्या है, b बाई 2m के बराबर। ठीक है बेटा, अब ओमेगा डैश की वैल्यू जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है वो आएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा एन माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर के बराबर। एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होता है, हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जब आप करेंगे तो एम्पलीट्यूड है ए नॉट ई का पावर माइनस बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ के स्क्वायर ई का पावर माइनस बी टी बाई एम के बराबर आ जाएगा। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारे पास कैसा बेटा, डैम्पिंग। तो एक है जो विस्कस डैम्पिंग है, जिसको आप नॉर्मल डैम्पिंग भी बोल सकते हैं, तो वो कहलाया हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो ये ए वाला पार्ट आया हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, फिर आता है क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो अपने पोजीशन को जल्द से जल्द वापस लेना चाहे, ठीक है, उसका टाइम पीरियड वो तुरंत अपने मीन पोजीशन पे आना चाहे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। फिर आता है हमारे पास ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जिसको आप ड्राई डैम्पिंग भी करते हैं। तो ड्राई डैम्पिंग का अगर आप टाइम पीरियड देखें तो वो क्रिटिकल डैम्प के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन में। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में अगर हम लोग देखें कौन सा टाइम पीरियड ड्राई डंपिंग के लिए बात कर रहे थे बेटा, मीन पोजीशन पहुंचने का। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करें फिलहाल, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जहां पर आपने x इज इक्वल टू 0 दिया था वहां पे एक पीरियोडिक फोर्स एक्ट हो जाता है, सो दैट ये डंपिंग को ओवरकम कर दे। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास आता है क्या, m अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b बाई एम ओमेगा डी स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें, और ये जो b बाई ओमेगा डी बाई एम है ये छोटा फैक्टर है, तो अगर ओमेगा एंड ओमेगा डी की वैल्यू लगभग लगभग सेम हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस।
रेजोनेंस के कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नॉट बी ओमेगा डी बाई एम। अब ये अभी भी बोला था बहुत छोटा फैक्टर है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस टाइम पे ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब रेजोनेंस का कंडीशन हो उस टाइम में एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास कौन सा था, ऑसिलेशन का चैप्टर था। ये सारे फॉर्मूलाज को बेटा आप अच्छे से पढ़ो, अपने फार्मूला बुक्स को अच्छे से रिकैप करो और जितना नंबर ऑफ टाइम्स है वो पढ़ो। ये काफ़ी टाइम लेकर एक एक चैप्टर बनता है, तो बहुत मेहनत से खोजा हुआ हर एक फार्मूलाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक से लिए गए हैं। तो आप इसको अपने में रखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने खुद से ही ऐड ऑन की हैं, खुद से बनाई गई हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको ये सब कार्यक्रम पसंद आ रहा, मेहनत पसंद आ रहा, तो अपने दोस्तों वगैरह को भेज सकते हो भाई, शेयर कर सकते हो। ठीक है, मुझे भी अच्छा लग जाएगा ज़्यादा लोग अगर देख रहे होंगे वीडियो तो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।